आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ये इस वीडियो का तीसरा भाग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये जानते हुए कि इस वीडियो में हम जानेंगे क्या क्या। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गोलीय दर्पणों का उपयोग क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे कुछ चिन्ह परिपाटी के बारे में, और उसके बाद हम जानेंगे दर्पण सूत्र तथा आवर्धन के बारे में। तो शुरुआत करनी है हमें ये जानते हुए कि गोलीय दर्पणों का उपयोग क्या है, परंतु इसके बारे में जानने से पहले जरा हम ये जान लेते हैं कि गोलीय दर्पणों से आखिर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पणों की बात करते हैं। इसके बारे में हम पिछली वीडियो जो थी उसमें भी बात कर चुके हैं और वहां पे तो हमने रेखाखंड का इस्तेमाल करके प्रतिबिंब बनाए भी थे। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब है उसके साइज पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो अगर हम देखें तो अनंत पर जब हमने वस्तु रखी थी तो बिंदु साइज का बना था। जब हमने इसे थोड़ा और पास लाया था तो जो हमारा प्रतिबिंब का आकार था वो थोड़ा छोटा हो गया। सी पर लाने पर इसका आकार समान साइज का हो गया था। जब इसे हम सी और एफ के बीच में लेके आए थे तो साइज बड़ा हो गया था, और एफ पर लाने पर तो ये अनंत पर बनता है, मतलब बहुत बड़ा। तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम वस्तु को पास में ला रहे थे, अवतल दर्पण में क्या हो रहा था कि प्रतिबिंब का आकार बड़ा हो रहा था। वहीं पे अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि अनंत पर रखने पर जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो बिंदु आकार का बनता है, और अगर हम उसे पी और अनंत के बीच में रखें तब हमारे प्रतिबिंब का साइज होता है छोटा। तो यानी कि उत्तल दर्पणों का उपयोग सिर्फ ऐसी जगहों पर किया जा सकता है जहां पर हमें बिंब से छोटे आकार का प्रतिबिंब चाहिए। चलिए एक बार देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण होते किस प्रकार के हैं। हम जानते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, अवतल दर्पण अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है और उत्तल दर्पण बाहर की तरफ। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब शुरुआत करते हैं अवतल दर्पण के उपयोग को समझते हुए। अब हम जानते हैं कि अगर हम अवतल दर्पण के फोकस से अगर हम लाइट को पास करेंगे तो क्या होगा कि जो प्रकाश की किरण होगी वो जो हमारा मुख्य अक्ष है उसके समांतर जाएगी। तो अब फोकस पे मान लीजिए कि हम एक बल्ब लगाते हैं, तो होगा क्या कि बल्ब से जो रोशनी होगी वो जाएगी हमारे अवतल दर्पण पे, और अवतल दर्पण पे जब ये रोशनी जाएगी तो क्योंकि ये सारी रोशनी फोकस से आ रही है तो अवतल दर्पण से टकराने के बाद ये हमारे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जितनी भी रोशनी होगी एक पतली सी रेखा बनाते हुए आगे की तरफ जाएगी। अब इस चीज का इस्तेमाल करते हैं हम टॉर्च के अंदर, इसी का इस्तेमाल होता है सर्च लाइट के अंदर, और वाहन के अग्रदीप में भी हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे होता क्या है कि हमें एक शक्तिशाली समांतर किरण मिलती है। तो अवतल दर्पण का एक इस्तेमाल तो ये हो गया कि हम टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के अग्रदीप में शक्तिशाली समांतर किरण पाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। अब ये काम हम उत्तल दर्पण के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो मिरर के अंदर पीछे की तरफ होता है, और वहां पर बल्ब लगाना तो संभव ही नहीं। चलिए जानते हैं इसका दूसरा उपयोग क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं अवतल दर्पण में अगर हम कोई बल्ब पास में रखें तो उससे बड़ी इमेज बनेगी। तो बड़े साइज की इमेज के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं सेविंग दर्पणों में, और इसका इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स दांत को देखने के लिए, क्योंकि इन दोनों में ही हमें बिंब से बड़े आकार का प्रतिबिंब चाहिए होता है। जो हमारा अवतल दर्पण होता है उसका तीसरा उपयोग है सौर भट्टियों में, क्योंकि जैसा कि हमने पहले केस में देखा कि क्या हो रहा था, जब हम फोकस पे कुछ रखते थे तो सारी की सारी किरणें समांतर जाती थी। अब अगर कोई किरण समांतर आ रही होगी तो वो भी फोकस पे आएगी। अब सौर भट्टियों में क्या होता है कि हमें सौर ऊर्जा को एक जगह पर फोकस करना होता है। अब सूर्य तो हमसे अनंत जितना दूर ही समझ लीजिए, तो सूर्य की जितनी भी किरणें अवतल दर्पण पे पड़ेंगी वो लगभग हमारे मुख्य अक्ष के समांतर ही होगी। तो इससे क्या होगा कि सारी की सारी रोशनी को एक ही जगह पर फोकस किया जा सकता है, और इसीलिए सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब जानते हैं कि उत्तल दर्पणों का उपयोग कहाँ पर होता है। उत्तल दर्पणों का उपयोग हम करते हैं पश्य दृश्य विंग दर्पणों के रूप में, यानी कि जो हमारी कार होती है उसके रियर व्यू मिरर, या फिर ये कह लीजिए कि पीछे से जो हम देखते हैं कि कौन सी गाड़ी आ रही है और कौन सी नहीं, उसके रूप में किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि बात क्या है कि हमारे पास जगह छोटी सी है, क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े पश्य दृश्य दर्पण नहीं लगा सकते, परंतु हमें पीछे का बहुत बड़ा इलाका उस दर्पण के अंदर देखना है। यानी कि इलाका तो बड़ा है परंतु हमें उसका प्रतिबिंब कैसा चाहिए, छोटा। और उत्तल दर्पण की यही खासियत है कि वो बिंब का आकार जो होता है उससे छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और इसीलिए इसे पश्य दृश्य दर्पणों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये तो खत्म हुआ, अब हमें जानना है चिन्ह परिपाटी के बारे में। तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि जो हमारा मिरर है, यानी कि जो हमारा दर्पण है, उससे कोई चीज अगर कितनी दूरी पे रखी गई हो तो उसे नापने के लिए हम किस तरह का चिन्ह लगाएंगे। अब ये जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इस अध्याय से जितने भी सवाल आते हैं वो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स होते हैं, और उसको सरल करने के लिए हमें चिन्ह परिपाटी जानना जरूरी हो जाता है। तो ये हमारा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण दोनों में समान ही होते हैं। ये है मुख्य अक्ष और ये है हमारा ध्रुव। अब ध्रुव की खासियत ये है कि हम अगर किसी भी चीज की दूरी नापेंगे दर्पण से तो वो मुख्य अक्ष से ही नापी जाएगी।
अब अगर कोई भी चीज बाईं तरफ है तो वहां पर हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे, और कोई चीज अगर दाईं तरफ है तो उस पर पॉजिटिव का साइन लगेगा। इसी तरीके से कोई चीज अगर नीचे की तरफ है तो उस पर नेगेटिव का साइन लगेगा, और कोई सी चीज ऊपर की तरफ है तो उस पर पॉजिटिव का साइन लगेगा। चिन्ह परिपाटी के अंदर आपको बस ये 4 चीजें ही याद रखनी है कि किस तरफ किस तरह का साइन लगेगा, और ये बात ध्यान में रखना है कि जितनी भी दूरी आप नापेंगे वो सारी की सारी ध्रुव से नापी जाएगी। चलिए अब जानते हैं दर्पण सूत्र और आवर्धन के बारे में। अगर हम दर्पण सूत्र की बात करें तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस में 1/u बराबर में 1/f। यहाँ पर v का मतलब होता है प्रतिबिंब कितनी दूर है, u का मतलब होता है कि बिंब कितनी दूर है, और f हमारी फोकस दूरी होती है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि दर्पण में इन दूरी को किस तरीके से नापना है। तो ये है हमारा दर्पण और ये है हमारा मुख्य अक्ष। अब यहाँ पर एक फोकस होगा और एक होगा हमारा वक्रता केंद्र, और ये है हमारा ध्रुव जहां से हमें सारी दूरी नापनी है। अब मान लीजिए कि ये है हमारा बिंब, तो इसकी दूरी हम नापेंगे ध्रुव से और इसे हम u का नाम देंगे। ये है हमारा प्रतिबिंब, मान लीजिए कि c और f के बीच में हमारा प्रतिबिंब बनता है, तो इसकी दूरी जो हम नापेंगे वो भी नापेंगे ध्रुव से और इसे नाम देंगे v का। और फोकस दूरी तो हमेशा समान ही रहती है, ध्रुव से f के बीच का जो दूरी होता है उसे कहा जाता है फोकस दूरी। तो इस तरीके से आपको जितनी भी दूरी है वो नापनी है। चलिए अब देखते हैं कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं। अब आवर्धन के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं इस मैग्नीफाइंग ग्लास की। अब इसका इस्तेमाल हम बचपन में करते थे किसी भी चीज को बड़ा करके देखने के लिए। आवर्धन भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। दरअसल आवर्धन का मतलब होता है कि जो हमारा बिंब है उसके कंपेयर में जो हमारा प्रतिबिंब है वो कितना ज्यादा बड़ा है या फिर कितना ज्यादा छोटा है। तो अगर हम आवर्धन की डेफिनेशन की बात करें तो वो है गोलीय दर्पणों द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह अपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। अब जरूरी नहीं है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो बड़ा ही हो, क्योंकि वो छोटा भी हो सकता है। तो आवर्धन की अगर वैल्यू आती है 1, इसका मतलब जो बिंब है और प्रतिबिंब है वो समान आकार के हैं। 1 से अगर छोटी आती है इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो छोटा है, और 1 से बड़ी आती है इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो बिंब के मुकाबले ज्यादा बड़ा है। आवर्धन का जो सूत्र होता है वो होता है m बराबर में प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसे हम h डैश लिखते हैं अपॉन में बिंब की ऊंचाई जिसे हम h लिखते हैं। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं कि जो हमारा शीशा होगा यानी कि दर्पण होगा उसमें कैसे नापना है। तो ये हमारा शीशा है और यहाँ पर ये मान लीजिए कि हमारा बिंब है, तो इसकी जो ऊंचाई होगी उसे कहा जाएगा h, और जो हमारा प्रतिबिंब होगा उसकी ऊंचाई को कहा जाएगा h डैश, और h डैश अपॉन में h वो हमारा आ जाएगा आवर्धन। अब मान लीजिए कि ऐसा होता है कि हमें ना तो बिंब की ऊंचाई पता है और ना ही प्रतिबिंब की, तो उसमें हम आवर्धन कैसे निकालेंगे। दरअसल आवर्धन जो होता है वो बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी पर भी निर्भर करता है। तो अगर बिंब की दूरी जो कि u होती है और प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम b कहते हैं, तो उस केस में जो हमारा m होगा वो बराबर होगा h डैश अपॉन h, जो कि तो होता ही है, और ये माइनस v अपॉन u के भी बराबर होगा। तो अगर हमारे पास बिंब और प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं है तो वहां पर हम बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी का इस्तेमाल करके भी आवर्धन को निकाल सकते हैं, परंतु ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक माइनस का साइन भी आ जाएगा। अब अगर आपका जो आवर्धन है वो नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, यानी कि जिस तरफ हमारा शीशा है या दर्पण है उसी तरफ हमारी प्रतिबिंब भी बनेगी। परंतु अगर m का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आता है, इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी है और जो हमारा दर्पण है उसके अंदर प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया अच्छे से तो आप कोई सा भी सवाल जो दर्पण पर दिया जा सकता है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी बात पर चलिए आज का होमवर्क देखते हैं। ये प्रश्न है जो आपको घर से सॉल्व करके लाना है। प्रश्न है कि किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है 3 मीटर। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज आपको बतानी है। तो ये सवाल आप लोग घर से कर आएंगे। इसका उत्तर है कि प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा तथा साइज में बिंब से छोटा होगा 0.23 गुना। तो कोशिश करिएगा कि आपका उत्तर भी यही आ सके। तो चलिए जान लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना। इस वीडियो में हमने जाना कि गोलीय दर्पणों का उपयोग क्या होता है, और उसके अलावा हमने जाना चिन्ह परिपाटी और दर्पण सूत्र तथा आवर्धन के बारे में। अब इन सभी के बारे में आपको अपनी बुक NCERT जो है उसके अध्याय प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन में पढ़ना है। इसके अलावा अगली वीडियो में हम बात करेंगे अपवर्तन तथा अपवर्तनांक के बारे में, तो आप लोग इसके बारे में भी पढ़कर आइएगा।